Hello everyone, a very warm welcome to this polity series where we are going to discuss the chapter of fundamental rights. तो fundamental rights का chapter हम शुरू करते हैं. Fundamental rights की अगर बात करें so it is given under the part third of the Indian Constitution. Part 1 हम कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़े आर्टिकल 1 से लेके 4 तक. देन पार्ट 2 में हमने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा विच इंक्लूडेड आर्टिकल 5 to 11. नाउ दिस इज द पार्ट 3 जहां पे हम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. तो यहाँ पर हम इसके बारे में देखेंगे. सो आर्टिकल 12 टू 35 यहाँ पे है. इसका इंस्पिरेशन अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन हमने लिया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. सिटीजनशिप का जो हमने कंसेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, वो हमने लिया था फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी चीज, सिंस वी हैव taken various provisions of the various constitutions of various world, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे प्रोविजंस अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं. तो फंडामेंटल राइट का जो प्रोविजन है, वी हैव टेकन दिस प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए, और उसको वहाँ पे इसको बोला जाता है दैट बिल ऑफ राइट्स. बिल ऑफ राइट्स यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है. इसको डिस्क्राइब करा जाता है एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. मैग्ना कार्टा एक चार्टर ऑफ राइट था जो यूके में या इंग्लैंड में 1215 में फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस. तो ये चार्टर 1215 में यूके में इशू करा गया था. इंडिया में भी इसका जो परस्पेक्टिव है इट इज सिमिलर टू दैट मैग्ना कार्टा. सो फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें होगी. सबसे पहले इट इज प्रेजेंट इन द पार्ट थर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 12 टू 35. देन हमने इसको लिया है यूएसए की बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर होकर. अगर सोर्स पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स की तो इट इज यूएसए, बट इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. और मैग्ना कार्टा इंग्लैंड से बेस्ड है, इंग्लैंड से सिचुएटेड है, इंग्लैंड से रिलेटेड है. सो यहाँ पे अगर बात करें बिल ऑफ राइट्स के कंपैरिजन में, इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन अंडर पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर इलेबोरेट इन नेचर. बहुत ज्यादा इलेबोरेट है, बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है. रादर हमें बताया गया कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम टू टाइम अपनी जजमेंट्स में इनको और ज्यादा इलेबोरेट करा है. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 के अंदर वी हैव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. उसमें भी बहुत सारे राइट्स इंक्लूडेड हैं. आर्टिकल 19 में बहुत सारे राइट्स इंक्लूडेड हैं. तो वेरियस जजमेंट्स में जैसे आर्टिकल 19 में वन राइट विच इज एडेड लेटर ऑन, दैट इज राइट टू इंटरनेट. तो ये बहुत ज्यादा इलेबोरेशन दिया गया है. यहाँ पे राइट टू मैरिज इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21. राइट टू प्राइवेसी इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21. और यूपीएससी ने ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंडर इंक्लूडेड है. तो ये सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट्स ने भी इनको और ज्यादा इलेबोरेट करा है. इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी बहुत ज्यादा इलेबोरेट करा है. इसके अलावा कौन कौन से हमारे राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. इनके ऊपर कुछ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं. और वो किन ग्राउंड्स पे वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, that are also mentioned in the Constitution of India. That's why fundamental rights of India are more elaborate than the USA. तो यहाँ पे ज़्यादा elaborate है. इसके अलावा the fundamental rights are justiciable in nature. दो तरह के राइट्स होते हैं, justiciable as well as non justiciable. जस्टिशिएबल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जिनको वायलेट करा गया है तो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द कोर्ट्स. तो दे आर द जस्टिशिएबल टाइप ऑफ राइट्स, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स. इसके अलावा नॉन जस्टिशिएबल, जिनके वायलेशन पे हम कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, जिनमें हमारे डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स आते हैं. इनके वायलेशन के केस में वी कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट्स. सो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन नेचर. ये गवर्नमेंट ऑफ लॉ को इंश्योर कराते हैं. इसमें पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स और नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं. पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स मतलब ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो किसी भी चीज को प्रमोट कर रहे हो, दे आर इंक्लूडेड इन द पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स. जैसे राइट टू इक्वालिटी, इट इज प्रमोटिंग द इक्वालिटी, कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, सो इट इज अ पॉजिटिव फंडामेंटल राइट. इसके अलावा नेगेटिव फंडामेंटल राइट के एग्जाम्पल में अगर बात करें तो राइट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. तो ये अनटचेबिलिटी को, प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इट इज प्रिवेंटिंग द अनटचेबिलिटी. तो ये कहीं ना कहीं किसी चीज से प्रोहिबिट कर रहा है, स्टेट को प्रोहिबिट कर रहा है, इंडिविजुअल्स को प्रोहिबिट कर रहा है कि आप अनटचेबिलिटी को बिल्कुल प्रैक्टिस ना करें. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव फंडामेंटल राइट. तो दोनों ही तरह के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स. जब हम इन फंडामेंटल राइट्स की डिटेल्स पढ़ेंगे तो हम साथ साथ देखते जाएंगे कि कौन सा फंडामेंटल राइट पॉजिटिव फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है या कौन सा फंडामेंटल राइट नेगेटिव फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है. इनको फंडामेंटल राइट ही क्यों बोला गया है? बिकॉज दे आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन को
बोला जाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड इन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई दीज राइट्स आर नोन एज द फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन एक फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया इन द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। आर्टिकल 31 में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन था, तो क्योंकि हमने 7 फंडामेंटल राइट्स में से एक फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया है, दैट इज व्हाई एट प्रेजेंट वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। तो ये 31 ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था, इट वाज डिलीटेड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट it is placed under पार्ट 12 आर्टिकल 300A। तो आज के टाइम पे अगर राइट टू प्रॉपर्टी की कंडीशन पूछी जाए तो इट इज अ लीगल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दिस इज अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी की प्रेजेंट स्टेट राइट टू प्रॉपर्टी का क्या है, तो इट इज अ लीगल राइट एज वेल एज इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिकॉज इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 300A ऑफ पार्ट 12। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि प्रेजेंटली ये कहाँ पे सिचुएटेड है। Some of the fundamental rights are available only to the citizens, while others are available to all the persons, जैसे कि citizens, foreigners या legal persons। legal persons कौन से होते हैं, जिनको legally as a person rights दिए गए हैं, जैसे companies होगी, corporations होगी, तो इनको भी लीगल स्टेटस दिया जाता है। कुछ केसेस में इनको भी एज अ पर्सन ट्रीट किया जाता है कि इन कंपनीज के, इन कॉर्पोरेशंस के भी कुछ राइट्स हैं जो इनके लिए प्रोटेक्टेड हैं, और वायलेशन के केस में वी कैन अप्रोच टू द कोर्ट। सो सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस, जिसमें हमारे आर्टिकल आते हैं 15, 16, 19, 29, 30. So these are the rights which are available to the citizens of India only. Other fundamental rights are available to the citizens as well as the foreigners, and some of the fundamental rights are also available against the citizens, are also available to the companies and corporations. तो ये आपको याद रखना है कि कौन से राइट्स सिर्फ सिटीजंस ऑफ इंडिया को अवेलेबल हैं। दीज आर आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। सो दीज आर्टिकल्स आर these fundamental rights are available only to the citizens. फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया कि फंडामेंटल राइट्स पे पार्लियामेंट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को जो डिसाइड करता है वो है कोर्ट्स इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का डिसीजन इससे रिलेटेड ले सकता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 19 में हमारे पास बहुत सारी फ्रीडम होती है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इन स्पेसिफिक फ्रीडम्स पे हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड्स पे लगाते हैं, वो भी उन स्पेसिफिक आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। तो जैसे हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो हम ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी वहां पे पढ़ेंगे। All of them are available against the arbitrary actions of the state. This statement is very correct, क्योंकि हमसे जब क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं तो हम जनरली यूपीएससी को में जब हम देखते हैं कि किस बेसिस पे हम स्टेटमेंट्स को यहाँ पे रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड जब हम लगाते हैं तो एलिमिनेशन ट्रिक्स में हमें ये सिखाया जाता है कि जब भी कोई स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है तो जनरली वो स्टेटमेंट रॉन्ग होती है। लेकिन ये स्टेटमेंट, ये देखिए, इट इज साउंडिंग लाइक एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट। लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट के आर्बिट्री एक्शन को, स्टेट को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है। ये सेक्रोसेंट या परमानेंट नहीं है फंडामेंटल राइट्स को भी, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स ला सकती है, चेंजेस ला सकती है। इसी तरीके से पार्लियामेंट अंडर दिस पावर ऑफ आर्टिकल 368 कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स एज वेल। फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस ला सकते हैं कंडीशनली। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया था, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि पार्लियामेंट किसी भी चीज में चेंजेस ला सकती है, किसी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसमें चेंजेस ला सकते हैं कंडीशनली। पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं लेगा। और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम बताया है कि कौन से पार्ट्स या कौन से प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंक्लूडेड अंडर दिस बेसिक स्ट्रक्चर। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द provision of the constitution including the fundamental rights without impacting the basic structure of the constitution as defined by Supreme Court from time to time. इसको नेशनल इमरजेंसी की टाइम पे भी इनको सस्पेंड किया जा सकता है, एक्सेप्शंस बीइंग आर्टिकल 20 एंड 21। इन दोनों को छोड़ के किसी भी फंडामेंटल राइट को यहाँ पे इमरजेंसी की टाइम पे सस्पेंड किया जा सकता है। एक्सेप्शंस आपको याद रखनी है, एक्सेप्शंस आर आर्टिकल 20 एंड 21। और
नेशनल इमरजेंसी जो होती है इट इज बेस्ड ऑन द टू ग्राउंड्स, जैसे हमारी एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी के दो क्राइटेरियाज होते हैं। एक्सटर्नल इमरजेंसी या तो वॉर के ग्राउंड्स पे लगा सकती है या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे लगाई जा सकती है। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। नाउ दिस पोर्शन इज वेरी ट्रिकी, लेकिन आपको ये याद रखना है। फर्स्ट थिंग, आर्टिकल 20 एंड 21 को किसी भी कंडीशन पे, यहाँ पे इमरजेंसी की कंडीशन में यहाँ पे नहीं हटाया जा सकता है, इसको सस्पेंड नहीं करा जा सकता है। लेकिन इन केस ऑफ द एक्सटर्नल इमरजेंसी, जब एक्सटर्नल इमरजेंसी के ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उस केस में आर्टिकल 19 जो है इट सस्पेंड्स ऑटोमेटिकली। तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल याद रखना है। And the scope of the appreciation of the fundamental rights is limited by Article 31A, 31B and 31C. आर्टिकल 31 जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, इट वाज रिपील्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, जहां पे आर्टिकल 300A में इसको यहाँ पे इनकलकेट कर दिया गया था। एंड राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ लीगल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब जिस भी प्रोविजन के बारे में आगे यहाँ पे कैपिटल में ABC लिखा होता है, तो ये जो प्रोविजंस होते हैं वो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में लगाए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स के केस में इनके स्कोप को लिमिटेड करने का काम करते हैं इट इज आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। तो डिटेल में देखते हैं कि ये तीनों आर्टिकल सेक्शन में कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट 31A। आर्टिकल 31A कहता है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एक्सेट्रा। इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड करा गया था इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको अमेंड करा गया था वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जैसे कि 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 17th एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 3 बार इसको अमेंड करा गया है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ आर्टिकल 31A को ऐड करा गया था। ये 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज को प्रिवेंट करता है ताकि वो चैलेंज ना करी जा सके ऑन द ग्राउंड कि वो आर्टिकल 14 या 19 को कहीं ना कहीं से वायलेट करते हैं। तो वो 5 कैटेगरीज कौन सी है? फर्स्ट वी हैव द एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, जैसे कि जागीर, इनाम, मुआफी, जनमन राइट्स, ये तमिलनाडु में जनमन राइट्स होते हैं। तो किसी भी तरह का ये एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स की जो स्टेट है वो किसी लैंड को, किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है, इस टाइप की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है, तो उसको हम इस ग्राउंड्स में चैलेंज नहीं कर सकते कि वो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 को वायलेट कर रही है। दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड। सेकंड वी हैव टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट्स। किसी भी प्रॉपर्टीज को अगर की मैनेजमेंट को अगर स्टेट या गवर्नमेंट अपने हाथों में ले रहा है तो उसको वो भी प्रिवेंटेड है फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड कि वो आर्टिकल 14 या 19 को वायलेट कर रही है। थर्ड, अमलगेशंस ऑफ कॉर्पोरेशंस, वेरियस कॉर्पोरेशंस को मर्ज करना, एक साथ लाना, इनको मर्ज कर देना, अमलगमेशन करना उनका, तो ये भी प्रिवेंटेड है। नेक्स्ट है एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स ऑफ द कॉर्पोरेशंस। किसी भी कॉर्पोरेशंस में कोई भी डायरेक्टर्स के जो राइट्स हैं उनको खत्म करना या उनको चेंज करना, तो ये भी स्टेट के हाथ में है। स्टेट अगर इसको अपने आप से करता है तो इट इज ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स ऑन द केस कि ये वायलेट कर रहे हैं आर्टिकल 19 या आर्टिकल 14 को। देन फिफ्थ है एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइनिंग लीजेस। माइनिंग लीजेस में भी किसी भी तरह के मॉडिफिकेशंस या उसके राइट्स को खत्म करना, तो ये स्टेट्स अगर कर रहे हैं तो ये भी प्रिवेंटेड है फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स कि ये वायलेट कर रहे हैं आर्टिकल 19 या आर्टिकल 14 को। सो यहाँ पे इन दिस केस ऑल्सो जुडिशियल रिव्यू इज एप्लीकेबल। जुडिशियल रिव्यू को भी केशवानंद भारती केस में बताया गया था कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द बेसिक थिंग जिसको आप वायलेट नहीं कर सकते हैं, जिसको आप नहीं ले सकते हैं, स्टेट कैन नॉट टेक अवे दिस। तो जुडिशियल रिव्यू इन केसेस में भी एप्लीकेबल है कि जुडिशरी ये चेक कर सकती है कि पार्लियामेंट या स्टेट जो इन एक्शंस को परफॉर्म कर रही है, किसी भी माइनिंग लीज को लेना, उन कॉर्पोरेशंस के स्टेक होल्डर्स के राइट्स को मॉडिफाई करना, उसको एक्सटिंग्विश करना, तो ये सारे 5 जो हमने ग्राउंड्स देखे हैं आर्टिकल 31A में, तो ये सारे एक्शंस अगर स्टेट ले रही है तो स्टेट उसको आर्बिट्ररी एक्शंस तो नहीं ले रही है, स्टेट अपने मनमानी से किसी के भी राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रही है, तो इन ग्राउंड्स पे जुडिशरी इसको चेक कर सकती है। सो आर्टिकल 31A फंडामेंटल राइट्स के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके लिए एक एक्सेप्शंस का रूप तो ले रहा है, उनका स्कोप को डिक्रीज तो कर रहा है, बट अगेन इसको जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है। जुडिशरी इसको चेक कर सकती है कि पार्लियामेंट इन ग्राउंड्स के बेसिस पे कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो दिस इज जुडिशियल रिव्यू, ये एप्लीकेबल होता है इन दिस केस ऑल्सो अनलेस इट हैज बीन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। अनलेस इसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखा गया है और प्रेसिडेंट ने इस पे अपना एसेंट दे दिया है, अपनी सहमति दे दी है, तो उस केस में यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट की सहमति के बाद यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ये प्रोविजन की आपको याद रखना है। इफ द स्टेट एक्वायर्स द लैंड हेल्ड बाय द पर्सन
अगर उसकी पर्सनल कल्टीवेशन के अंडर वो लैंड है जिसको स्टेट ने एक्वायर कर लिया है, तो अपनी एंड द लैंड इज विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट, स्टैट्यूटरी मतलब बाय लॉ सीलिंग लिमिट, अपर लिमिट के अंडर वो लैंड थी और उसको स्टेट ने एक्वायर कर लिया है, तो स्टेट की ये ड्यूटी बनती है, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टेट इज बाइंडिंग टू पे हिम द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बाय द मार्केट वैल्यू, जो उस टाइम पे उस लैंड को जिसने जो स्टेट ने एक्वायर करी है उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जिस भी पर्सन से स्टेट ने वो लैंड दी है उसको अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा स्टेट को। सो दिस इज द कंडीशन। तो स्टेट अगर एक्वायर कर रहा है लैंड तो उसको कंपनसेशन अमाउंट उस पर्सन को देनी पड़ेगी। सो दिस वाज आर्टिकल 31A। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31B कहता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। अगेन 31A was added by first constitutional amendment act, 31B was also added by first constitutional amendment act of 1951। इसने हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इट इंसर्टेड आर्टिकल शेड्यूल 9। तो एट द स्टार्टिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वी हैड 8 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय वेरियस अमेंडमेंट्स 4 न्यू शेड्यूल्स वर एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और 9th शेड्यूल जो ऐड हुआ था इट वाज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमारा 9 शेड्यूल ऐड हो गया था। ओरिजिनली लॉज एंड रेगुलेशंस मेड अंडर द 9 शेड्यूल्स, इसको कोर्ट्स ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि ये किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उस ग्राउंड में इसको यहाँ पे चैलेंज नहीं करा जा सकता। तो 31B आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये कहना जा रहा है कि कुछ एक एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो स्टेट्स ला रही है उसको वैलिडेट करने का काम करा है। जो भी एक्ट्स एंड स्टेट्स हमने, जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशन हमने शेड्यूल 9 में डाल दी, स्टेट का इस आर्टिकल के तहत कहना था कि शेड्यूल 9 में हमने डाल दी, तो उसका यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, कोर्ट्स इसको चेक नहीं कर सकती। मतलब स्टेट्स अपनी मनमानी करने लग गए, कोई भी यहाँ पे लैंड कैप्चरिंग से रिलेटेड कोई भी चीजें होती थी उसको स्टेट्स 9 शेड्यूल में डाल दे, और वो फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट कर रहे हैं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू उसका हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जुडिशरी ने केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बेसिक स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे केशवानंद भारती केस में दिया गया था। सो दिस केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि लॉज एंड रेगुलेशंस आर ओपन टू चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स बीइंग वायलेटिंग ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर आप किसी भी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं तो ये कोर्ट चैलेंज के लिए ओपन है। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जो आपने यहाँ पे खत्म कर दिया था वाया दिस एक्ट, वाया दिस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आपने आर्टिकल 31B इंसर्ट करा था, तो ये जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे खत्म नहीं होता। जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि स्टेट जो है अपनी आर्बिट्ररी एक्शन के थ्रू यहाँ पे कुछ भी करता ना रहे। देन नेक्स्ट केस आता है ऑफ द वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1980 का केस है। ये कहता है कि वेरियस एंड एक्ट्स एंड रेगुलेशंस एडेड इन द 9 शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24, 1973, जब केशवानंद भारती केस की जजमेंट आई थी। दिस वाज द डेट 24 अप्रैल 1973, इस यहाँ पे केशवानंद भारती की जजमेंट आई थी। आर वैलिड ओनली इफ दे डोंट डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो वामन राव केस में भी यहाँ पे यही चीज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिपीट करी गई थी। तो केशवानंद भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि इट शुड नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट शुड नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेम थिंग वाज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस वामन राव केस। नेक्स्ट केस आता है IR कोलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007। यहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया था बाय सुप्रीम कोर्ट, एंड इसमें कहा गया था लॉज अंडर शेड्यूल 9 आर ओपन टू चैलेंज इफ दे वायलेट आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 और द बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ज्यादातर केसेस में टारगेट करा जाता था आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 19 को, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है आर्टिकल 19। तो जनरली इन्हीं को वायलेट करा जाता था, तो इनको वायलेट करने से प्रिवेंट करने की बात कर रहे थे वेरियस आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 31B तो एंड आर्टिकल 31C एज वेल, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जुडिशियल रिव्यू का आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया IR कोलियो केस में। इसके अलावा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी लॉ जो शेड्यूल में 9 में डाला गया है, इट शुड नॉट वायलेट आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। इन 4 आर्टिकल्स की बात करी है, या बेसिक स्ट्रक्चर, इन चारों चीजों को, 5 चीजों को वायलेट ना करता हो, और जुडिशियल रिव्यू इसको चेक कर सकता है। सो दिस वाज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन IR कोलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस ऑफ 2007। Now, the scope of Article 31B is wider than Article 31A. वो किस तरीके से? Article 31A सिर्फ 5 कैटेगरीज को कवर करता है और 2 आर्टिकल्स को कवर करता है, जैसे आर्टिकल 14 एंड 19।
जबकि आर्टिकल 31B इसका ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स है। ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स क्योंकि टॉपिक्स को डिफाइन ही नहीं करा गया, ये कहा दिया गया कि हम जो भी टॉपिक जो है शेड्यूल 9 में डालेंगे वो हमारे यहाँ पे इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और जुडिशियल रिव्यू बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होगा, बट जुडिशियल रिव्यू उसी केस में होगा, जुडिशियल रिव्यू से ये चेक करा जाएगा कि सॉरी कि वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी आर्टिकल 14, 15, 19, 21 या बेसिक स्ट्रक्चर का जो है वो वायलेशन ना हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन ही नहीं है कि किस रेंज ऑफ टॉपिक्स पे, किस टॉपिक पे एक्चुअली हम यहाँ पे इस आर्टिकल 31B में यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स की बात करता है आर्टिकल 31B, और सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स की बात करता है कि किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर वो वायलेट कर रहा हो तो यहाँ पे वो चैलेंज नहीं करा जा सकता। ये आर्टिकल 31B में इनिशियली कहा गया था। So Article 31B in these two perspectives is broader than Article 31A. तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। Originally 9 schedule में 13 acts and regulations थे, with time at present these are 282 acts and regulations। with time इसको various गवर्नमेंट की लॉज के साथ यहाँ पे 9 शेड्यूल में बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को ऐड ऑन करते रहे हैं विद टाइम टू टाइम, तो इससे ये 13 से 282 एट प्रेजेंट ये बन चुके हैं। Of these acts and regulations deal with the land reforms and abolition of the zamindari system, and parliament deals with the other matters as well. So this was article 31A and article 31B. next हम देख रहे हैं article 31C। आर्टिकल 31C डीपीएसपी में भी हमने देखा था। सो आर्टिकल 31C कहता है कि सेविंग ऑफ द लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डीपीएसपीज। वो सर्टेन डीपीएसपीज कौन से हैं? आर्टिकल 39B एंड 39C ओवर आर्टिकल 40 एंड 90। ये आप देखते हैं, ये आर्टिकल कहता है कि जहां पे आर्टिकल नंबर 39B और 39C आ जाएगा वहां पे वी कैन वायलेट आर्टिकल 40 एंड 90। 14 आपको पता है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, 19 आपको पता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ट्रेड की बात करता है, एसोसिएशंस की बात करता है कि मतलब आपको इन चीज़ों की फ्रीडम है, इन चीज़ों की बात करता है। और आर्टिकल 39B और C क्या कहते हैं? दीज आर द पार्ट्स ऑफ आर्टिकल 39B एंड C आर पार्ट्स ऑफ द डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 39B कहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटीरियल रिसोर्सेज की बात करता है। और 39C बात करता है प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ये आर्टिकल्स। तो ये आर्टिकल 31C कहता है कि जहां पे ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाएगी या प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोडक्शन मटेरियल रिसोर्सेज सॉरी मींस ऑफ प्रोडक्शन इनकी बात आ जाएगी, वहां पे हम आर्टिकल 14 एज वेल एज आर्टिकल 19 को यहाँ पे वायलेट कर सकते हैं। सो दिस इज सेड बाय आर्टिकल 31C। और इस आर्टिकल को ऐड करा गया था बाय 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। सी 31A एंड 31B को ऐड करा गया था बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। 31C को ऐड करा गया था बाय 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। 31B में 9th शेड्यूल ऐड करा गया था और कहा था कि जहां पे भी 9th शेड्यूल आ जाएगा वहां पे हमने 9th शेड्यूल में जो भी एक्स यहाँ पे डाल दिए हैं दे शुड नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। बाद में कोर्ट में वेरियस जजमेंट्स के थ्रू कहा था कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर, तो हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। बट 39B में हम 9th शेड्यूल में कोई भी आर्टिकल, कोई भी यहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशंस को डालें तो वो हमारी यहाँ पे ये वायलेट कर सकते हैं सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को। देन 31A में भी हमने ऐसी ही चीज देखी थी कि हमने फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे वायलेट कर सकते हैं ऑन सर्टेन कंडीशंस, और वो 5 कंडीशंस वहाँ पे डिफाइन करी गई हैं। 31C कहता है कि आर्टिकल 39B दैट इज यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज आर्टिकल 39C दैट इज प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एज वेल एज मींस ऑफ द प्रोडक्शन, जहां पे भी आ जाएगा देन वी कैन वायलेट आर्टिकल 14 एज वेल एज आर्टिकल 19। ये डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। मैं इन आर्टिकल्स पे इतना ज्यादा जोर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये आर्टिकल्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ट्रस्ट मी, मैंने भी बहुत बार इन आर्टिकल्स को पढ़ा होगा तब जाके मुझे इन आर्टिकल्स में क्लैरिटी होनी शुरू हुई है, बट ये कंफ्यूजिंग एरियाज हैं इसलिए ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पे इन एरियाज में गलत हो सकते हैं। तो इसको आपको अपने माइंड में अच्छे से क्लियर कर लेना है। एक बार इसको पढ़ के फिर अपने आप से रिकॉल करिए कि एक्चुअल में आर्टिकल्स कहना क्या चाहते हैं। इनकी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं इनके ऊपर आपको क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दीज वर आर्टिकल 39A, 39B एंड 39C। सो इसमें भी कहा गया था दैट कांट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था इन द केशवानंद भारती केस इटसेल्फ, जहां पे जुडिशियल रिव्यू को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था और कहा गया था कि हम इसको यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारी पार्लियामेंट इसी को फिर जुडिशियल रिव्यू आया था इन द 1973, 3 साल बाद इन द 14th सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इसने कह दिया था कि हम आर्टिकल 31C के स्कोप को एक्सपेंड करते हैं।
अगर ये स्कोप को एक्सपेंड करते हुए कहते हैं कि कोई भी, अब हमने अभी तक क्या कहा था कि जहां पे आर्टिकल 39B एंड 39C आएगा वहां पे वी कैन वायलेट आर्टिकल 19 एज वेल एज 14। तो हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से पार्लियामेंट ने कहा था वी आर एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल, जहां पे हम आर्टिकल 14 और 19 को यहाँ पे वायलेट करने की बात कर रहे थे। अब आर्टिकल 39 और 39B और 39C को जहां पे हमने इम्प्लीमेंट करना होगा वहां पे हम किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकते हैं। तो स्कोप ऑफ द आर्टिकल 31B वाज एक्सपेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 और यहाँ पे आप इसको वॉइड भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। फिर आया माइनर्वा मिल्स केस। माइनर्वा मिल्स केस कहता है कि जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर है ही है, जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं, लेकिन आपने ये जो एक्सपेंड करा है द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल, ये हम इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि इसी में कहा था that our constitution is founded on the bedrock of balance between the fundamental rights as well as the DPSP। तो हाँ पे आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कह दिया है कि DPSPs आर सुपीरियर। आपने DPSPs को ऊपर दिखा दिया और ये कह दिया कि उस DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किसी भी फंडामेंटल राइट को यहाँ पे वायलेट कर सकते हैं। तो आपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फीरियर दिखा दिया, लेकिन इन दोनों का आपस में बैलेंस अगर बना रहे तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो हम आपके इस एक्सपेंडेड स्कोप को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। तो ये यहाँ पे जो एक्सपेंड हुआ था द स्कोप इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। अब एट प्रेजेंट अगर कंडीशन की बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पे मेंशन है आर्टिकल 40 एंड 19 ओनली, नॉट ऑल द फंडामेंटल राइट्स। सो एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड वाया आर्टिकल 33 एंड 34 एज वेल। तो फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को डिक्रीज कर रहे थे आर्टिकल 31A, 31B, 31C, जिसको हमने डिटेल में लिखा। नेक्स्ट इनके फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आर्टिकल 33 एज वेल एज 34। तो देखते हैं कि आर्टिकल 33 एज वेल एज आर्टिकल 34 क्या कहते हैं। आर्टिकल 33 कहता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड, आई एम सॉरी, दिस इज power of the parliament to modify the rights conferred by this part in their application to forces. It empowers only parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the members of the armed forces। तो armed forces के केस में, paramilitary forces के केस में, पुलिस फोर्सेस के केस में फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एप्लीकेबल एज सच, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स अगर इनको दे दिए गए, ये आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेंबर को, पुलिस फोर्सेस के मेंबर्स को फंडामेंटल राइट दे दिया गया ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये इनको जो रिस्ट्रिक्शंस के साथ रखा जाता है फॉर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो उसको क्वेश्चन में आ जाएगा कि अगर आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स जो हैं वो इनके पास कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है बट दे हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उन्होंने बाहर आके वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करते हुए कहीं भी किसी को भी बता दी, तो ये हमारे नेशन के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह काम करेगा। सो दे डू नॉट हैव द पैरामिलिट्री फोर्स के मेंबर्स, मिलिट्री फोर्स के मेंबर्स एंड द पुलिस फोर्स के मेंबर्स, दे डू नॉट हैव द फंडामेंटल राइट्स एज सच। तो इनके केस में यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है या मॉडिफाई करा जा सकता है, and this power to modify or restrict the fundamental rights or these people is lies only on the parliament। सिर्फ पार्लियामेंट ये काम कर सकती है। तो एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसमें इंक्लूडेड होती है और एनालॉगस फोर्सेस भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज, ताकि ये मेंबर्स जो हैं ये पर्सनल्स अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर्ली डिस्चार्ज कर सके, एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन। एनी सच लॉ कांट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड कि ये किसी भी तरह की फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनके लिए हमें फंडामेंटल राइट्स को अलग से ही मॉडिफाई करना पड़ेगा, या इनके लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन, फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर नेशन। तो यहाँ पे ये किसी भी तरह से यहाँ पे किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं करा जा सकता ऑन द ग्राउंड कि ये किसी भी फंडामेंटल राइट को यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो इस तरीके के लॉज ला सकती है, और पार्लियामेंट विद टाइम इस तरीके के लॉज लाई भी है, जैसे कि आर्मी एक्ट ऑफ 1950, नेवी एक्ट ऑफ 1950, एयरफोर्स एक्ट ऑफ 1950, पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट ऑफ 1966 एंड BSF एक्ट, ये तो एक्सेट्रा, ये सारे एक्ट पार्लियामेंट टाइम टू टाइम लाई है। ये किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस देती हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ द स्पीच, एसोसिएशंस या फॉर्मेशंस, एसोसिएशन फॉर्मेशंस, ये नॉर्मल जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, नॉर्मल सिटीजंस की तरह ये नहीं कर सकते हैं। ट्रेड और यूनियन या पॉलिटिकल एसोसिएशंस में भी ये नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इनके लिए अलग से रूल्स एंड रूल्स होते हैं। कम्युनिकेट विद द प्रेस, अटेंड पब्लिक मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस एक्सेट्रा। तो आप ये गेस कर सकते हैं खुद से ही कि किस तरीके के चेंजेस इनके लॉज में लाए जा सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं फिर भी आप ये ऑप्शंस, आप ये
मानेंगे, अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप इसको सही ही मानेंगे। आप खुद से सोच सकते हैं कि इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, इनका एसोसिएशन पे, ट्रेड यूनियन में, इनकी प्रेस से कम्युनिकेशन से, या इनकी पब्लिक मीटिंग में अटेंडेंस है, तो इन सब पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ अ नेशन, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री। आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो आर्म्ड फोर्सेस में सिर्फ ये जो टॉप रैंक ऑफिसर्स होते हैं, कर्नल्स होते हैं, यही नहीं आते हैं, इनके एम्प्लॉयज भी, इवन इनके एम्प्लॉयज को भी, क्योंकि वो इन्हीं के एरियाज में रह रहे हैं, उनके पास भी इस तरीके की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, उनको भी पता हो सकता है कि इनकी क्या मूवमेंट चल रही है, ये किस तरीके की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इनके जो वेरियस पर्सनल्स, इनके एम्प्लॉयज होते हैं, इनको भी इसी कैटेगरी में इंक्लूड करा जा सकता है। एम्प्लॉयज जैसे इनके बार्बर्स हो गए, इनके कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, कुक्स, देन चौकीदार्स, बुक मेकर्स, टेलर्स एक्सेट्रा, सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और ये स्पेशल केसेस जो है ये पार्लियामेंट ही डिफाइन करता है, पार्लियामेंट ही इससे रिलेटेड लॉज लाने की कैपेसिटी रखता है। देन दिस पार्लियामेंट्री लॉ कैन आल्सो इंक्लूड कोर्ट मार्शल्स। कोर्ट मार्शल्स वो होते हैं, दीज आर द ट्राइब्यूनल्स जो मार्शल लॉ के अंडर एस्टैब्लिश हुए हैं, जो स्पेशली इन मिलिट्री पर्सनल्स के केसेस को ही टैकल करते हैं। सो दैट इज द कोर्ट मार्शल। तो इन कोर्ट मार्शल से रिलेटेड भी पार्लियामेंट लॉज ला सकता है, फ्रॉम द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। रिट जुरिस्डिक्शन हमारे आर्टिकल 32 में 5 तरह की रिट्स दी गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लगाई जा सकती हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के केस की वॉल्यूशन में लगाई जा सकती हैं। तो पार्लियामेंट इनको भी यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कोर्ट मार्शल के केस में, कि फंडामेंटल राइट्स की वॉल्यूशन के केस में आप इनको ना लगाएं फॉर दीज टाइप्स ऑफ द पर्सोनल्स। दिस वाज आर्टिकल 33। नेक्स्ट है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 कहता है restriction on the rights conferred by this part while martial law is in force in any area or within the territory of martial law is specifically the military rule। अब किसी भी केस में, किसी भी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया में कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जो नॉर्मली हैंडल नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे मार्शल लॉ लग जाता है, मिलिट्री रूल लग जाता है, जहाँ पे अब सारी कंडीशंस मिलिट्री के हैंड में है, मिलिट्री के हाथों में है कि मिलिट्री उसको किस तरीके से टैकल कर रही है। दिस इज अ मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ के केस में क्या है कि हम नॉर्मली जो फंडामेंटल राइट्स हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया को दे रहे थे, वो नॉर्मली हम नहीं दे सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ उन फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस लाने होंगे। So this is said in the article 34 कि right on the restriction conferred by this part, जब मार्शल लॉ किसी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया में मार्शल लॉ इंप्लीमेंटेड है, तो उस केस में हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उनको रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है। दिस कंसेप्ट ऑफ मार्शल लॉ वाज बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ। मतलब मार्शल लॉ का कंसेप्ट हमने यूके से लिया है। ये फैक्ट अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमने मार्शल लॉ का कंसेप्ट यहाँ पे यूके से लिया है। मार्शल लॉ हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया। So these words are mentioned in our constitution but not defined anywhere in the constitution। तो ये चीजें भी, इनसे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपसे मार्शल लॉ से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे आर्टिकल 34 के रेफरेंस में ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपसे ये स्टेटमेंट आपको दी जा सकती है दैट मार्शल लॉ इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो स्टेटमेंट वहां पे गलत हो जाती है, क्योंकि वर्ड मार्शल लॉ इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 34 बट इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये चीज आपको याद रखनी है। It is a situation where civil administration is run by the military authorities according to their own rules and regulations। Military जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मल डे टू डे लाइफ के एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रही है अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मिलिट्री लॉ। जो आर्म्ड फोर्सेस के एरियाज में आर्म्ड फोर्सेस को ये इंप्लीमेंट होते हैं, वो मिलिट्री लॉ होती है, और मार्शल लॉ जो है वो मिलिट्री का रूल लगा दिया जाता है इन अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। जो नॉर्मल कंडीशन जो हैंडल नहीं हो पा रही है, जहाँ पे मिलिट्री को बुलाया जा रहा है टू रूल, ये किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया में लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन ऑफ द मार्शल लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट इस्पो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ द रिट ऑफ द हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द पर्सन जिसको आपने यहाँ पे बंदी बना लिया है, आपने यहाँ पे इन प्रिजन कर लिया है या किसी भी तरीके से बंदी बना लिया है, तो दैट इज द रिट ऑफ द हेबियस कॉर्पस कि आपको वहां पे उसको, उस पर्सन की बॉडी को यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो दिस इज द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब मार्शल लॉ लगा हुआ है तो मार्शल लॉ यहाँ पे हेबियस कॉर्पस की रिट को सस्पेंड नहीं करता है। सो दिस इज द फैक्ट जो आपको याद रखना है। ये आपको जनरली कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग एरिया है। आपको लगेगा कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स तो हमारे रहे ही नहीं है मार्शल लॉ के केसेस में, तो हेबियस कॉर्पस की रिट भी हमारे पास नहीं होगी, बट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये रिट
is not, this writ is not suspended in the case of the martial law. अब मार्शल लॉ एक चीज होती है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी और मार्शल लॉ सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस साउंड करती हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हम देखते हैं। मार्शल लॉ सबसे पहले लगाई जाती है अंडर आर्टिकल 34। मार्शल लॉ लगाई नहीं जाती, मतलब मार्शल लॉ के लिए रिलेटेड एक्ट नहीं है ये एक्ट, सॉरी आर्टिकल 34 हमारा कहता है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग द मार्शल लॉ। सो मार्शल लॉ वर्ड जो है इट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 34 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइन कहीं नहीं करा गया और लगाई कैसे जाती है ये सारा प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं करा गया। जबकि नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है। मार्शल लॉ सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इम्पैक्ट करती है। नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस, रेवेन्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, मतलब ये फेडरलिज्म को टारगेट करती है। अगर इमरजेंसी के बारे में आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो आपको पता हो कि यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू द यूनिटरी सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादातर पावर्स जो है वो सेंटर के हाथों में आ जाती है। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज या टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे 2 बार हमारी पार्लियामेंट का टाइम एक्सटेंड हुआ था। सो एक्सटेंड, इट मे एक्सटेंड द टाइम ऑफ द टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल। तो इतने सारे चेंजेस हमारे नेशनल इमरजेंसी में आ सकते हैं, जबकि मार्शल लॉ के केस में सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट्स आर इम्पैक्टेड। मार्शल लॉ सस्पेंड करता है गवर्नमेंट को और ऑर्डिनरी कोर्ट लॉ को, जबकि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे द गवर्नमेंट और देन द ऑर्डिनरी कोर्ट लॉ सिमिलर जिससे फंक्शन कर रहे हैं वैसे ऑर्डिनरी फंक्शन करते रहते हैं। मार्शल लॉ इज इम्पोज टू रिजॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ द लॉ और ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी के लिए 3 ग्राउंड्स डिफाइंड है कि इन्हीं ग्राउंड्स में हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, या तो वॉर के ग्राउंड पे, या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे, या आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे। इन 3 ग्राउंड्स पे ही हम जो है वो यहाँ पे इमरजेंसी लगा सकते हैं, जिसमें वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन एक्सटर्नल इमरजेंसी बोला जाता है, उसको आर्म्ड रिबेलियन को इंटरनल इमरजेंसी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपको डिफरेंशिएशन याद रखना है कि हम नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पे लगाते हैं, जिसमें वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एक्सटर्नल इमरजेंसी की कैटेगरी में आता है, और उसी के केस में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। और थर्ड ग्राउंड है आर्म्ड रिबेलियन, उसको हम इंटरनल इमरजेंसी रिलेटिवली कहते हैं। तो मार्शल लॉ जो है वो लॉ के वायलेशन के केस में, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ के केस में, या और किसी भी रीजन की वजह से मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी के लिए स्पेसिफिकली 3 रीजन्स यहाँ पे डिफाइंड है। नेक्स्ट, दिस इज इम्पोज इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री। मार्शल एरिया लॉ जो है, और ये भी जो है ये या तो स्पेसिफिक नेशनल इमरजेंसी जो है वो या तो स्पेसिफिक एरिया ऑफ एनी कंट्री पे लगाया जा सकता है, या होल ऑफ कंट्री पर भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इम्प्लिसिट है अंडर आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में सिर्फ नाम मेंशन है ऑफ द मार्शल लॉ, लेकिन यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं करा गया, जबकि नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड्स पे लगते हैं, कितने टाइम पीरियड के लगते हैं, इसको लगाने का क्या प्रोसीजर रहता है, ये कंप्लीटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 352 में डिफाइंड है। सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली इन्फोर्सिबल, सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, जबकि कुछ फंडामेंटल राइट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए स्पेसिफिक लॉज लानी पड़ती हैं, और ये हमारा आर्टिकल 35 कहता है। आर्टिकल 35 क्या है? लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट ओनली लाइज विद द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट को ही सिर्फ पावर है कि फंडामेंटल राइट्स को इम्पोज करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ लाए। ऐसा क्यों? अगर स्टेट गवर्नमेंट्स लाने लग जाएंगी लॉज तो वो अपने अपने हिसाब से लाएंगी, तो अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट लॉज हो जाएंगी डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं बनी रहेगी। फंडामेंटल राइट्स के केस में हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, इसलिए और पार्लियामेंट इज द ओनली अथॉरिटी जिसको पावर दी गई है टू इम्प्लीमेंट दीज फंडामेंटल राइट्स बाय द मींस ऑफ द लॉज। तो लॉज इसके लिए सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती, ताकि हम इसको यूनिफॉर्मिटी इसमें इंश्योर करा सकें। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के केस में यहाँ पे आर्टिकल 16 कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केसेस में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आर्टिकल 16 के केस में पार्लियामेंट लॉज ला सकती है, ताकि वो यहाँ पे रेजिडेंस को एज अ कंडीशन बनाए कि रेजिडेंस के केस में कोई स्पेसिफिक जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट ये सर्टेन एम्प्लॉयमेंट के केसेस पे यहाँ पे रेजिडेंस को एक कंडीशन बना सकती है कि ये स्पेसिफिक स्टेट, यूटी या लोकल अथॉरिटी या अगल अथॉरिटी पे में जो स्पेसिफिक हम रेजिडेंस का एक कंडीशन मान सकते हैं कि आप कहाँ के रेजिडेंट हैं, उसके बेसिस पे आपसे थोड़ा बहुत डिफरेंस किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है कि आपको यहाँ पे इस स्पेसिफिक एरिया के अगर आप रेजिडेंस हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो पार्लियामेंट इसके लिए लॉज ला सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 32 रिट जुरिस्डिक्शन, हमारे सिर्फ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन है, मतलब इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हम रिट इशू कर सकते हैं ईदर इन द हाई कोर्ट और इन द सुप्रीम कोर्ट।
पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इस रिट जुरिस्डिक्शन को अदर कोर्ट्स में भी एक्सटेंड करे, हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इन पे भी एक्सटेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास है, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने इसको यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करा। तो आज के टाइम पे अगर बात करें तो रिट जुरिस्डिक्शन सिर्फ हमारे हाई कोर्ट्स एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट में है। आर्टिकल 33 ये कहता है रिस्ट्रिक्टिंग और एब्रोगेटिंग द एप्लीकेशन फंडामेंटल्स टू द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एक्सेट्रा। तो इसके बारे में भी जब हमने इस आर्टिकल को पढ़ा था तो हमने देखा था कि पार्लियामेंट इज द सोल अथॉरिटी जो इनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे एक्ट ला सकती है। तो पार्लियामेंट लाया भी था आर्मी एक्ट ऑफ 1950, नेवी एक्ट ऑफ 1950, एयरफोर्स एक्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, तो वेरियस एक्ट पार्लियामेंट टाइम टू टाइम लाया भी है और पार्लियामेंट के पास ये सोल अथॉरिटी है, वो आर्टिकल 33 के अंदर ऐसे एक्ट ला सकता है। इसके बाद आर्टिकल 34 में भी एक्ट ला सकता है, जो कहता है इंडेमनिफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द मार्शल लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग मार्शल लॉ में जो भी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने किसी भी तरीके के एक्ट्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे एक्ट्स लाना पार्लियामेंट के पास सोल अथॉरिटी है। सो एंड ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द पनिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जैसे आर्टिकल 17 जो है इट प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी, और अनटचेबिलिटी अगर हुई है तो उसकी क्या पनिशमेंट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग जो लॉज लाने का राइट है इट लाइज ओनली विद द पार्लियामेंट। आर्टिकल 23 बात करता है ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये प्रैक्टिस करा जाता है तो इस केसेस में पनिशमेंट के लिए लॉज लाने का जो सोल राइट है इट लाइज विद द पार्लियामेंट ओनली। एंड एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर रिलेटेड टू द अबव इन फोर्स अंटिल पार्लियामेंट जो है कोई भी इन जो मैटर्स हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो मैटर्स हैं इनके ऊपर जो लॉज अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से जो कोई लॉज चल रही हैं तो वो एज सच चलती रहेंगी, उनमें चेंजेस नहीं होंगे अंटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट इन लॉज को अल्टर करता है, रिपील करता है या अमेंड करता है। तो अगर वो रिपील करेगा, अल्टर करके अमेंड करेगा तो उस अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएंगी, अदरवाइज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इन सब्जेक्ट से रिलेटेड चलती ही रहेंगी। तो यहाँ तक हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा। अभी यहाँ पे फिर इसके बाद से हम फंडामेंटल राइट्स एक्चुअल में शुरू कर देंगे। ये हमने एक्सेप्शंस देखी कौन कौन से जो हमारे आर्टिकल्स से फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को डिक्रीज कर रहे थे या कौन कौन से राइट्स जो हैं वो चेंजेस ला रहे थे। आर्टिकल 35 हमने देखा कि पार्लियामेंट हैज अ सोल अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ से हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स के पहले हम स्टेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे अंडर आर्टिकल 12 और फिर एक एक करके हम फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। तो तब तक के लिए हमारे इस पॉलिटी के चैनल को, पॉलिटी के कोर्स को फॉलो करते रहिए और प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।